तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। किताब का नाम है द मार्शमैलो टेस्ट, मास्टरिंग सेल्फ कंट्रोल और इसे लिखा है वॉल्टर मिशेल ने। वॉल्टर मिशेल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों और बड़ों के व्यवहार को समझने के लिए बहुत गहरी रिसर्च की। वे खास तौर पर इस बात को लेकर उत्सुक थे कि लोग प्रलोभन यानी टेम्पटेशन का सामना कैसे करते हैं और आत्मनियंत्रण कैसे दिखाते हैं। उनका सबसे मशहूर प्रयोग था मार्शमैलो टेस्ट, जिसमें बच्चों की एक छोटी सी पसंद, अभी एक मिठाई खाना या थोड़ी देर इंतजार करके 2 मिठाई पाना, उनके भविष्य की आदतों और सफलता की भविष्यवाणी करने जैसा बन गया। इस किताब में वे सिर्फ इस प्रयोग की कहानी नहीं बताते, बल्कि ये समझाते हैं कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, हम अपनी इच्छाओं को कैसे संभाल सकते हैं और किस तरह खुद पर नियंत्रण रखने की कला हमें बेहतर जिंदगी जीने में मदद करती है। अब आते हैं पहले चैप्टर पर। पहला चैप्टर असल में हमें इस प्रयोग की शुरुआत में ले जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रीस्कूल में छोटे छोटे बच्चों को एक कमरे में अकेला बैठाया जाता था। उनके सामने एक प्लेट पर मार्शमैलो रखा होता था। रिसर्चर उनसे कहते थे कि तुम इसे चाहो तो अभी खा सकते हो, लेकिन अगर तुम कुछ देर इंतजार करोगे और इस दौरान इसे नहीं खाओगे तो तुम्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। अब यह बच्चों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। कुछ बच्चों ने तुरंत मार्शमैलो उठाकर खा लिया क्योंकि वे खुद को रोक ही नहीं पाए। कुछ बच्चे थोड़ी कोशिश करते रहे लेकिन बीच में हार मान गए। वहीं कुछ बच्चों ने बेहद दिलचस्प तरीके अपनाए। कोई अपनी आंखें बंद कर लेता था, कोई चेहरा घुमा लेता था, कोई गाना गुनगुनाने लगता था और कोई मार्शमैलो को सूंघकर फिर खुद को रोक लेता था। लेखक इस पूरे दृश्य को बहुत हल्के अंदाज में समझाते हैं, लेकिन इसमें एक गहरी सीख छिपी होती है। यहां यह साफ हो जाता है कि आत्मनियंत्रण कोई जन्मजात चीज नहीं बल्कि एक कौशल है। यह चैप्टर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हर इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार ऐसे ही फैसले लेता है, अभी का छोटा सुख चुनना या आगे का बड़ा फायदा पाना। यह प्रयोग मजेदार था, लेकिन इसकी नींव बहुत गहरी थी। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। यह हिस्सा और भी दिलचस्प है क्योंकि यहां लेखक बताते हैं कि उन बच्चों का क्या हुआ जिन्होंने इंतजार किया और उन बच्चों का क्या हुआ जिन्होंने तुरंत खा लिया। रिसर्च टीम ने कई सालों बाद उन्हीं बच्चों को ट्रैक किया। जब वे स्कूल और कॉलेज की उम्र तक पहुंचे तो पता चला कि जिन्होंने बचपन में इंतजार किया था उनका आत्मविश्वास ज्यादा मजबूत था, उनका ध्यान पढ़ाई में बेहतर था और वे तनाव को भी बेहतर संभाल पाते थे। उनके रिश्ते भी स्थिर और संतुलित निकले। वहीं जिन बच्चों ने बचपन में तुरंत मार्शमैलो खा लिया था, वे कई बार जल्दबाज निकले, उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू करने में दिक्कतें आई और पढ़ाई या करियर में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। लेखक ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ एक पैटर्न है, कोई सख्त नियम नहीं, लेकिन ये जरूर साबित करता है कि आत्मनियंत्रण का असर हमारी पूरी जिंदगी में फैला होता है। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि बच्चों का व्यवहार केवल उनकी इच्छा शक्ति पर नहीं बल्कि उनके माहौल पर भी निर्भर करता है। अगर बच्चे को भरोसा हो कि रिसर्चर सच में बाद में दूसरा मार्शमैलो देंगे तो वो ज्यादा आसानी से इंतजार कर लेता है, लेकिन अगर बच्चे को शक हो कि शायद वादा पूरा नहीं होगा तो वो तुरंत खा लेता है। इसका मतलब है कि आत्मनियंत्रण केवल भीतर की ताकत नहीं बल्कि भरोसे और माहौल से भी जुड़ा हुआ है। लेखक इस बिंदु पर जोर देते हैं कि कोई भी बच्चा या इंसान हमेशा अधीर या हमेशा धैर्यवान नहीं होता। ये स्थिति और माहौल पर भी निर्भर करता है। इस तरह पहला चैप्टर प्रयोग की नींव और उसकी झलक दिखाता है, जबकि दूसरा चैप्टर बताता है कि उस छोटे से टेस्ट का असर बच्चों की आगे की जिंदगी पर किस तरह पड़ा। दोनों चैप्टर मिलकर पाठक को यह समझा देते हैं कि आत्मनियंत्रण कोई साधारण बात नहीं, बल्कि ये इंसान के भविष्य की दिशा
तय करने वाली सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। इस चैप्टर में लेखक हमें दिमाग की असली जंग दिखाते हैं। वे बताते हैं कि हर इंसान के भीतर दो तरह की ताकतें काम करती हैं। पहली ताकत है जोश या हॉट सिस्टम। ये वही हिस्सा है जो हमें कहता है कि जो सामने है उसे तुरंत पालो, चाहे वो मार्शमैलो हो, मोबाइल नोटिफिकेशन हो या अचानक गुस्से में किसी को जवाब देना हो। ये सिस्टम तेज है, तुरंत फैसला लेता है, लेकिन अक्सर बिना सोचे समझे। दूसरी ताकत है ठंडा और सोचने वाला कूल सिस्टम। ये थोड़ा धीमा है लेकिन शांत रहता है और हमें याद दिलाता है कि अगर हम थोड़ा रुक जाएं तो हमें और बड़ा फायदा मिलेगा। यही सिस्टम हमें धैर्य सिखाता है। लेखक बच्चों के उदाहरण से बताते हैं कि जो बच्चे इंतजार कर पाए थे, उन्होंने अपने दिमाग के ठंडे सिस्टम को सक्रिय कर लिया था। वे मार्शमैलो को नजरअंदाज करने के लिए छोटी छोटी तरकीबें अपनाते थे। कोई अपनी आंखें ढक लेता था, कोई गाना गुनगुनाता था, कोई कुर्सी पर घूमने लगता था। मतलब वे जानते थे कि अगर ध्यान कहीं और लगाया तो इच्छा कमजोर हो जाएगी। लेखक इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि बड़े लोग भी यही रणनीतियां अपनाते हैं। जैसे अगर कोई धूम्रपान छोड़ना चाहता है तो वो खुद को व्यस्त रखता है, या अगर कोई डाइट पर है तो वो मिठाई को फ्रिज के पीछे छुपा देता है ताकि सामने ना आए। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात है। लेखक कहते हैं कि आत्मनियंत्रण जन्म से तय नहीं होता। ये दिमाग का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। बच्चों ने जब मार्शमैलो टेस्ट दिया तो असल में वे अपनी सोचने की मशीन का इस्तेमाल करना सीख रहे थे, और ये सीख जितनी जल्दी मिले उतनी ही ज्यादा फायदेमंद होती है। लेखक ये भी बताते हैं कि दिमाग का ये हॉट और कूल सिस्टम सिर्फ मिठाई या खाने की इच्छा तक सीमित नहीं है। ये हर छोटी बड़ी स्थिति में काम करता है, जैसे पढ़ाई में ध्यान लगाना, किसी झगड़े में खुद को रोकना या पैसे बचाना। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण का रहस्य यही है कि हम अपने ठंडे सिस्टम को मजबूत करें और अपने गर्म, जल्दबाज सिस्टम को संभालें। चौथा चैप्टर। ये चैप्टर आत्मनियंत्रण की असली दुनिया से मुलाकात कराता है। लेखक बताते हैं कि कंट्रोल रखना हमेशा सही नहीं होता। असली समझ ये है कि हमें कब धैर्य दिखाना चाहिए और कब तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर अचानक कोई बच्चा सड़क पर भाग जाए तो वहां इंतजार करके सोचने का वक्त नहीं होता, तुरंत कार्रवाई करनी पड़ती है। वहीं अगर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है और फोन की घंटी बज रही है तो वहां धैर्य और कंट्रोल की जरूरत होती है ताकि ध्यान भंग न हो। लेखक इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि आत्मनियंत्रण का मतलब सिर्फ प्रलोभन से बचना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। अगर हमारा लक्ष्य लंबे समय तक स्वास्थ्य बनाए रखना है तो हमें जंक फूड से बचना होगा। अगर लक्ष्य करियर में आगे बढ़ना है तो हमें देर रात तक सीरीज देखने के बजाय पढ़ाई या काम पर ध्यान देना होगा। ये चैप्टर दिखाता है कि आत्मनियंत्रण असल में गोल्स यानी अपने मकसद से जुड़ा हुआ है। जब इंसान का मकसद साफ होता है तो आत्मनियंत्रण अपने आप आसान हो जाता है। एक और खास बात इस चैप्टर में यह है कि लेखक माहौल की भूमिका पर जोर देते हैं। अगर माहौल ऐसा है जिसमें प्रलोभन सामने न आए तो कंट्रोल करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति डाइट पर है और घर में मिठाई रखी ही नहीं है तो उसका दिमाग उतना परेशान नहीं होगा। अगर छात्र पढ़ाई करते समय मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दे तो ध्यान लगाना आसान हो जाएगा। लेखक इसे स्मार्ट डिजाइन कहते हैं, यानी माहौल को इस तरह से डिजाइन करना कि प्रलोभन खुद ब खुद कम हो जाए। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि आत्मनियंत्रण सिर्फ मजबूरी या दबाव से नहीं आता। इसे सही रणनीतियों और माहौल से आसान बनाया जा सकता है। जब इंसान अपनी जिंदगी को ऐसे ढालता है कि प्रलोभन सामने ही न आए, तब उसे बार बार लड़ना ही नहीं पड़ता। तीसरा चैप्टर दिमाग की मशीनरी और रणनीतियां दिखाता है, जबकि चौथा चैप्टर ये बताता है कि इन्हें असली दुनिया में कैसे इस्तेमाल करना है। दोनों मिलकर ये समझाते हैं कि आत्मनियंत्रण केवल अंदर की ताकत नहीं, बल्कि बाहरी माहौल,
लक्ष्य और सही समय पर लिए गए फैसलों का मेल है। 5वां चैप्टर। इस चैप्टर में लेखक एक अहम सवाल उठाते हैं। क्या आत्मनियंत्रण हमेशा स्थायी होता है या ये बदल भी सकता है? लोग अक्सर मानते हैं कि जो बच्चा बचपन में अधीर है वो बड़ा होकर भी वैसा ही रहेगा। लेकिन लेखक बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान के व्यवहार और आदतें समय के साथ बदल सकती है। आत्मनियंत्रण भी एक तरह की स्किल है जिसे सीखा और मजबूत किया जा सकता है। यहां लेखक बताते हैं कि कैसे दिमाग का विकास, अनुभव और माहौल इंसान को बदल देते हैं। छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका दिमाग ज्यादा संगठित और मजबूत होता जाता है। जैसे जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो फैसले लेने और योजना बनाने में मदद करता है, परिपक्व होता है, इंसान ज्यादा समझदार और धैर्यवान हो जाता है। इसलिए कोई बच्चा जो 4 साल की उम्र में खुद को रोक नहीं पाया, जरूरी नहीं कि वो 15 या 20 साल की उम्र में भी अधीर हो। इस चैप्टर में कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कुछ बच्चे जो पहले मार्शमैलो टेस्ट में असफल हुए थे, बाद में बड़े होकर उन्होंने पढ़ाई और करियर में अच्छा प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रास्ते में आत्मनियंत्रण की रणनीतियां सीख ली। लेखक ये भी समझाते हैं कि इंसान अपनी सोच को फ्रेम करके, यानी अलग तरीके से देखकर भी खुद को कंट्रोल कर सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा मार्शमैलो को इनाम की तरह देखता है तो उसे इंतजार करना आसान लगने लगता है, जबकि अगर वो उसे लालच की तरह देखता है तो उसे रोक पाना मुश्किल होता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश ये है कि आत्मनियंत्रण जन्म से तय नहीं होता, बल्कि ये एक लचीली और बदलने वाली क्षमता है। इसे सीखा भी जा सकता है और समय के साथ और मजबूत भी बनाया जा सकता है। 6वां चैप्टर। ये चैप्टर आत्मनियंत्रण और हमारे भावनात्मक जीवन के बीच का रिश्ता दिखाता है। लेखक बताते हैं कि इंसान का मूड और भावनाएं उसकी इच्छा शक्ति पर गहरा असर डालती है। जब इंसान खुश होता है तो उसका कंट्रोल बेहतर काम करता है, लेकिन जब वो तनाव या उदासी में होता है तो प्रलोभन का सामना करना कठिन हो जाता है। लेखक बताते हैं कि आत्मनियंत्रण सिर्फ इच्छा को दबाने का नाम नहीं है, बल्कि भावनाओं को समझने और संभालने का नाम है। कई बार लोग गुस्से में या दुखी होकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है, जैसे गुस्से में रिश्ते बिगाड़ लेना या उदासी में ज्यादा खा लेना। ये सब आत्मनियंत्रण की कमी से जुड़ा है। लेकिन अगर इंसान अपनी भावनाओं को पहचान ले और उन्हें शांत करने की तरकीबें अपनाए तो वो खुद को बेहतर ढंग से संभाल सकता है। इस चैप्टर में कुछ तरीके भी बताए गए हैं, जैसे रीफ्रेमिंग, किसी स्थिति को अलग नजरिए से देखना। मान लो किसी ने तुम्हें बुरा कह दिया तो तुरंत पलटकर गुस्से में जवाब देने के बजाय अगर तुम सोचो कि सामने वाला शायद खुद तनाव में है तो तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। या फिर डिस्ट्रैक्शन, ध्यान कहीं और ले जाना। यही तरीका बच्चों ने मार्शमैलो टेस्ट में अपनाया था। लेखक ये भी बताते हैं कि रिश्तों में आत्मनियंत्रण बहुत अहम है। अगर इंसान हर बार अपनी भावनाओं के बहाव में बहकर प्रतिक्रिया देगा तो रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन अगर वो रुक कर सोच लेगा, अपने शब्द चुन लेगा और सही समय पर सही बात कहेगा तो रिश्ते लंबे समय तक मजबूत रहेंगे। इस चैप्टर का निचोड़ यह है कि आत्मनियंत्रण का सबसे गहरा रिश्ता भावनाओं से है। अगर हम अपनी भावनाओं को समझ लें और संभालना सीख लें तो आत्मनियंत्रण अपने आप बेहतर हो जाता है। 5वां चैप्टर हमें उम्मीद देता है कि आत्मनियंत्रण बदल सकता है और इसे सीखा जा सकता है। 6वां चैप्टर ये दिखाता है कि अगर भावनाएं सही दिशा में हो तो आत्मनियंत्रण आसान हो जाता है। 7वां चैप्टर। इस चैप्टर में लेखक आत्मनियंत्रण और पहचान, यानी हमारी खुद की सोच और छवि के बीच का रिश्ता बताते हैं। वे कहते हैं कि इंसान जैसा खुद को समझता है उसका असर सीधे उसके फैसलों और आत्मनियंत्रण पर पड़ता है। अगर कोई खुद को कमजोर इरादों वाला मानता है तो अक्सर वो जल्दी हार मान लेता है, लेकिन अगर कोई खुद को धैर्यवान और कंट्रोल रखने वाला समझे तो उसका व्यवहार उसी दिशा में ढलने लगता है। यानी हमारी पहचान और आत्मछवि हमें या तो मजबूत बना सकती है
या कमजोर कर सकती है। लेखक बताते हैं कि जो बच्चे खुद को इंतजार करने वाला मानने लगे, उनके लिए कंट्रोल करना आसान हो गया। और यही बात बड़ों पर भी लागू होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति खुद से कहे कि मैं डाइट पर हूं और मुझे हेल्दी रहना है, तो उसके लिए मिठाई से बचना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति सोचे कि मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मैं इसे कभी छोड़ ही नहीं सकता, तो उसके लिए खुद को रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस चैप्टर में लेखक ये भी समझाते हैं कि हमारी पहचान केवल सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक दायरे और माहौल से भी बनती है। अगर किसी का परिवार और दोस्त उसकी धैर्य वाली आदतों को सराहते हैं, तो वो और मजबूत होता है। लेकिन अगर लोग बार बार कहें कि तुम तो हमेशा अधीर हो, तो इंसान धीरे धीरे उसी पर यकीन करने लगता है। 7वें चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि आत्मनियंत्रण को मजबूत करने के लिए हमें अपनी पहचान को सकारात्मक बनाना होगा। हमें खुद से कहना होगा कि मैं धैर्य रख सकता हूं, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। जब इंसान अपनी सोच को बदल लेता है, तो उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। 8वां चैप्टर। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि आत्मनियंत्रण का असर केवल पढ़ाई, करियर या खाने पीने तक नहीं होता, बल्कि ये हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू पर पड़ता है। हमारे रिश्तों, सेहत और खुशियों पर भी। लेखक कहते हैं कि जो लोग आत्मनियंत्रण में अच्छे होते हैं, वे अपने रिश्तों को ज्यादा स्थिर बना पाते हैं, क्योंकि वे गुस्से में आकर तुरंत कुछ ऐसा नहीं कह देते जिससे रिश्ता टूट जाए। वे झगड़े को शांत करने के लिए वक्त लेते हैं और सोच समझकर बात करते हैं। इसी तरह सेहत में भी आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर किसी को डायबिटीज है, तो उसे खान पान पर कंट्रोल रखना होगा। अगर कोई फिट रहना चाहता है, तो उसे आलस छोड़कर एक्सरसाइज करनी होगी। इस चैप्टर में लेखक ये भी दिखाते हैं कि आत्मनियंत्रण का सीधा संबंध हमारी आर्थिक स्थिति से भी है। जो लोग बचत करना जानते हैं और तुरंत खर्च करने से खुद को रोक लेते हैं, वे लंबे समय में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं। वही जो लोग हर बार तत्काल सुख के लिए पैसे खर्च कर देते हैं, उन्हें आगे चलकर दिक्कतें आती है। लेखक ये भी मानते हैं कि आत्मनियंत्रण की सीमाएं भी होती है। कोई भी इंसान हर बार खुद को नहीं रोक सकता, लेकिन जो लोग ज्यादा बार धैर्य दिखा पाते हैं, वे धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा में ले जाते हैं। 8वें चैप्टर का सबसे अहम संदेश यह है कि आत्मनियंत्रण सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक तरह का फाउंडेशन है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी होती है। सेहत, रिश्ते, पैसा और खुशी, सब कुछ। तो 7वें चैप्टर में आत्मनियंत्रण और पहचान का रिश्ता समझाया गया है, और 8वें चैप्टर में यह बताया गया है कि आत्मनियंत्रण का असर हमारी पूरी जिंदगी पर कैसे पड़ता है। 9वां चैप्टर। इस चैप्टर को अगर दिल से समझा जाए, तो ये किताब का सबसे बड़ा संदेश देता है। यहां लेखक बताते हैं कि आत्मनियंत्रण केवल बच्चों के टेस्ट, पढ़ाई, रिश्ते या करियर तक सीमित नहीं है। ये असल में इंसान की पूरी सभ्यता और भविष्य को तय करता है। लेखक कहते हैं कि सोचो, अगर इंसान हमेशा तुरंत के फायदे में फंसा रहे तो क्या होगा। हर कोई बस आज का सुख चाहता हो, अभी खर्च करना, अभी संसाधन इस्तेमाल करना, अभी मौज करना। ऐसे में भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यही कारण है कि आत्मनियंत्रण की असली अहमियत समाज और दुनिया के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी किसी व्यक्ति के लिए। लेखक उदाहरण देते हैं पर्यावरण का। अगर लोग अभी के फायदे के लिए जंगल काटते जाएं, पानी बर्बाद करते जाएं, प्रदूषण फैलाते जाएं, तो आने वाली पीढ़ियों के पास जीने का आधार ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर इंसान थोड़ा धैर्य रखे, थोड़ी दूर की सोच रखे और तुरंत के फायदे के बजाय लंबी अवधि की भलाई को चुने, तो धरती बच सकती है। ये एक तरह का ग्लोबल मार्शमैलो टेस्ट है। क्या हम आज के छोटे लाभ के लिए धरती को नष्ट करेंगे, या इंतजार करके लंबे समय के बड़े लाभ को सुरक्षित करेंगे। लेखक राजनीति और अर्थव्यवस्था की भी बात करते हैं। अक्सर नेता जनता को तुरंत का फायदा दिखाकर फैसले करवाते हैं, लेकिन असली नेता वही है जो भविष्य के बारे में सोचे
और कठिन होते हुए भी सही फैसले ले। जैसे शिक्षा में निवेश करना या स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना तुरंत असर नहीं दिखाता, लेकिन लंबे समय में पूरे समाज को मजबूत करता है। इस चैप्टर में एक और अहम पहलू है भरोसे और माहौल का। लेखक कहते हैं कि अगर किसी इंसान के पास सुरक्षित माहौल न हो तो उससे आत्मनियंत्रण की उम्मीद करना मुश्किल है। जैसे कोई बच्चा या परिवार गरीबी में जी रहा हो, उसे ये भरोसा ही न हो कि कल खाना मिलेगा या नहीं, तो वो कैसे इंतजार करेगा। वो तुरंत जो मिलेगा उसे खा लेगा। इसका मतलब है कि आत्मनियंत्रण केवल दिमाग की क्षमता नहीं, बल्कि समाज और परिस्थितियों से भी जुड़ा है। अगर समाज सुरक्षित, भरोसेमंद और न्यायपूर्ण हो तो लोग आसानी से धैर्य दिखा सकते हैं। 9वें चैप्टर का सार यही है कि आत्मनियंत्रण हमें न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि समाज और पूरी मानवता के स्तर पर भी बचा सकता है। अगर हम सब धैर्य और सोच दिखाएं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और बेहतर जिंदगी जी सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। किताब का आखिरी हिस्सा पूरी कहानी को समेटता है। लेखक हमें फिर से याद दिलाते हैं कि मार्शमैलो टेस्ट केवल बच्चों का एक छोटा सा प्रयोग नहीं था, ये जीवन का प्रतीक था। जब बच्चा एक मार्शमैलो और 2 मार्शमैलो के बीच चुनाव करता है, तो ये सिर्फ मिठाई खाने का चुनाव नहीं है। ये उस बड़े सच का छोटा रूप है कि इंसान हमेशा छोटे और बड़े फैसलों के बीच चुनाव करता है। अभी का छोटा सुख या भविष्य का बड़ा फायदा, यही हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि आत्मनियंत्रण कोई जन्मजात वरदान नहीं है। ये किसी को मिला और किसी को नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक मसल यानी मांसपेशी की तरह है, जिसे जितना अभ्यास करोगे उतना मजबूत कर सकते हो। अगर कोई बच्चा या बड़ा इसे अभ्यास से सीख ले, तो उसकी जिंदगी में संतुलन, सफलता और खुशी दोनों आ सकती है। लेखक ये भी कहते हैं कि आत्मनियंत्रण केवल ना कहने का नाम नहीं है। इसका असली मतलब है अपने असली लक्ष्यों को पहचानना और उसी दिशा में कदम उठाना। यानी केवल लालच दबाना नहीं, बल्कि ये समझना कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है और उसी पर टिके रहना। किताब के अंत में लेखक उम्मीद से भरा संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम आत्मनियंत्रण को सीख लें और इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी की जिंदगी में अपनाएं, तो हम न सिर्फ अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि पूरे समाज को भी बदल पाएंगे। दुनिया ज्यादा शांतिपूर्ण, संतुलित और टिकाऊ हो जाएगी। तो 9वें चैप्टर ने दिखाया कि आत्मनियंत्रण समाज और मानवता के लिए कितना जरूरी है, और निष्कर्ष ने यह समझाया कि ये शक्ति हमारे ही हाथों में है। इसे कोई भी सीख सकता है और मजबूत बना सकता है। यही पूरी किताब का असली निचोड़ है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।